Okay, students, welcome to our online portal. In today's lecture, we will discuss about the atomic mass and mass number. What is the difference between atomic mass and mass number? Are they both same or different? Listen carefully, students. Mass number is a whole number value. Is a whole number value. मास नंबर हम किसे बोल सकते हैं? जो हमेशा एक होल नंबर में वैल्यू होगी. और कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ protons and neutrons. It can be calculated as sum of protons and neutrons. For example, हमारे पास एलिमेंट है सपोज कार्बन. कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो टोटल क्या हो जाएगा? 12. तो कार्बन का मास नंबर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 12. क्लियर? वेयर एज एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास इट इज अ रिलेटिव मास. एटॉमिक मास हम किसे बोलते हैं? हम एटॉमिक मास रिलेटिव मास को बोलते हैं. इट इज अ रिलेटिव मास. किसके रिस्पेक्ट में या किससे रिलेटेड होता है ये मास? इट इज रिलेटेड टू कार्बन एटम. कार्बन 12 एटम. अब जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का मास हमने 24 माना हुआ. कार्बन का मास हम कितना मान के चलते हैं? 12 मान के चलते हैं. मैग्नीशियम को हमने 24 एटॉमिक मास जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ कार्बन. अगर कार्बन का मास 12 है और मैग्नीशियम का मास 24 है, इसका मतलब मैग्नीशियम इज 2 times हेवियर देन कार्बन. तो हमने ये रिलेटिव माना हुआ है. मैग्नीशियम का जो मास है वो कार्बन से 2 times होगा, इसीलिए हमने इसको 24 एटॉमिक मास दिया. क्लियर? ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है x और इसका मास हम मान लेते हैं 36. अब 36 इसको मास किस बेसिस पे दिया गया है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन. कार्बन का मास 12 होता है. अगर कोई एलिमेंट कार्बन के कंपैरिजन में 3 times हैवियर है, it is heavier 3 times than carbon, that is why its mass is considered as 36. तो एटॉमिक मास जो कैलकुलेट हम करते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रोल नहीं होता. इट इज अ रिलेटिव मास. अगर कार्बन से हैवी है तो ये चेक किया जाएगा कितना हैवी है. अगर कार्बन से लाइटर है तो ये चेक किया जाएगा कि कितना लाइटर है. जबकि मास नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. ये हमेशा एक होल नंबर वैल्यू रहती है. दैट इज व्हाई वी हैव सेड हियर दैट मास नंबर इज ए होल नंबर वैल्यू, वेयर एज एटॉमिक मास इज ए रिलेटिव मास. क्लियर? ये बच्चे डिफरेंस होता है एटॉमिक मास और मास नंबर में, इसको हमने ध्यान में रखना. Next we have question, calculate the number of molecules present in 350 centimeter cube of ammonia, that is NH3, at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure. Students ध्यान से सुनिएगा, कल हमने एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे जहां हमें क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन गिवन थी, मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की हमारे पास कंडीशन क्या होती थी यहां मैं आपको मेंशन करता हूं. एसटीपी जो हमारे पास कंडीशन होती थी दैट वाज 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये हमारे पास कंडीशन थी एसटीपी. क्लियर? अब जरा देखिए, क्या आपको इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो एसटीपी कंडीशन है? टेम्परेचर मैच हो रहा है बट प्रेशर इज नॉट सेम. प्रेशर यहां पे हमें गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां एसटीपी की कंडीशन गिवन ना हो, एसटीपी के अलावा और कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है. यहां मेंशन कर देता हूं, इफ एसटीपी कंडीशंस
is different from given conditions. अगर एसटीपी की कंडीशन गिवन कंडीशन से डिफरेंट है, देन अप्लाई, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2. तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे इफ कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम एसटीपी कंडीशंस. क्लियर हो गया इतना? अब सुनिएगा ध्यान से. अब ये दोनों वैल्यू क्या चीज है, ये P1 इज प्रेशर, V1 इज वॉल्यूम, T1 इज टेम्परेचर. है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, पर हमने दो टर्म्स लिखी हैं, 1 वाला और 2 वाला, दो तरह का लिखा हुआ हमने. तो उसको आपने कैसे लिखना है, एक वैल्यू जो है उसको मान लीजिए गिवन कंडीशंस, और जो दूसरी वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं एसटीपी कंडीशंस. क्लियर? अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. आपको क्वेश्चन में प्रेशर कितना गिवन है चेक कीजिए, 2 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे P1 2 आ गया. आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना गिवन है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने V1 लिख दिया 350. हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना गिवन है, 273, तो हमने यहां लिख दिया 273 टेम्परेचर. ओके. अब एसटीपी कंडीशंस को देखिए. एसटीपी कंडीशन में हमें मालूम है कि प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम हमें कोई मतलब नहीं है वॉल्यूम से, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है ना, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं. टेम्परेचर एसटीपी कितना होता है, 273, तो ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है. अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये कौन सी कंडीशन का आ जाएगा, ये एसटीपी कंडीशंस का वॉल्यूम आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं. ये 273 और 273 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. क्या बच गया हमारे पास, 350 इंटू 2 मीन्स 700 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई, किस कंडीशन पे, एट एसटीपी कंडीशंस. इतना क्लियर हो गया? देखिए यहां तक तो डाउट नहीं है ना किसी को. देखो मैं रिपीट करता हूं इतना क्वेश्चन एक बार. जो आपको क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है, क्या वो कंडीशंस एसटीपी वाली है? नहीं. अगर एसटीपी वाली कंडीशंस क्वेश्चन में नहीं है तो आपने क्या करना है, इक्वेशन अप्लाई करेंगे P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2. और इन दोनों के अंदर आपने रिलेट कैसे करना है, एक को गिवन कंडीशंस मान के चलना है और एक को आपने एसटीपी कंडीशन मान के चलना है. इतना क्लियर हो गया? ये आप इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 700 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी. अब स्टूडेंट्स देखिए इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. हमें मालूम है कि एसटीपी कंडीशन पे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ये जो वॉल्यूम है, इट कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट की इक्वेशन से आ जाता है. अगर ये कंडीशंस कब है, एसटीपी पे. ठीक है, एसटीपी, एट एसटीपी. पर हमारे पास एसटीपी पे क्या इतना वॉल्यूम है? नहीं. आप चेक कीजिए हमारे पास वॉल्यूम कितना था, 700. तो हम यहाँ पे 700 में कैलकुलेट करेंगे. 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, इट विल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स. यूनिटरी मेथड लगाएंगे. यूनिटरी मेथड आपको मैंने पहले भी सिखाया. ये टर्म्स मल्टीप्लाई में जाएंगी और ये जो टर्म होती है हमारे पास स्टार्टिंग में, ये डिवाइड में आ गए. 22400. इसको हम सोल्व कर लीजिए. ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगी, 2 0 2, ये 2 0 कैंसिल आउट. 7 को कैंसिल करते हैं, 7 1 7 3 21 और 7 2 14. ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतना आ जाएगा. इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बन जाएगा 1.1 by 5.1 into 10 raised to power 23. ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इतने मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर दिया. आपको समझ आ गया? यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस कंडीशन. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, जो कंडीशन हमें गिवन थी पहले उस कंडीशन को हमने एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट किया. एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कि आपने उसको रिलेट कर दिया एसटीपी कंडीशन से और उस कंडीशन पे वॉल्यूम निकाल दिया. जब आपके पास एसटीपी कंडीशन का वॉल्यूम आ गया, फिर हमने चेक किया कि अगर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
तो जो हमारे पास वॉल्यूम है एसटीपी का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्लियर? आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर का आपको वॉल्यूम पूछा गया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करूंगा। यहां लास्ट क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन थी, आपको क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन थी 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एसटीपी कंडीशन हमें मालूम थी। जब ऐसा होता है तो ये इक्वेशन अप्लाई की जाती है। बट इन दिस क्वेश्चन क्या आपको एसटीपी कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन। हमें इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है। एसटीपी तो छोड़िए, एसटीपी के अलावा कोई दूसरी कंडीशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब ये मैंने आपको इसमें हिंट दिया है, इसको रीड कीजिए केयरफुली। व्हेन एसटीपी कंडीशन और एनी अदर कंडीशन आर नॉट गिवन, जब दोनों ही कंडीशन ना हो, इन दिस केस वॉल्यूम कैलकुलेट मास इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। जब आपके पास ऐसा हो जाए तो आपने मास कैलकुलेट करना है, किसकी बजाय? वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की बजाय। पहले आप मास कैलकुलेट करेंगे, जब मास कैलकुलेट हो जाएंगे फिर हम मास को वॉल्यूम के अंदर अपने आप कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? दोबारा बताता हूं। देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एसटीपी कंडीशंस या एसटीपी के अलावा कोई भी कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है? पहले मास कैलकुलेट करना है, पहले वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना। अब मास कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए? मास कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल मोल कांसेप्ट अप्लाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात की जा रही है, वाटर हमें मालूम है कि हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं। जो कबीर आप डेरिवेशन के लिए हम बता देता हूं आपको इसमें कि फॉर्मूला डिराइव हमने नहीं करना है। यहाँ पे P1 V1 by T1 और P2 V2 by T2, जो आपके पास इक्वेशन थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। डेरिवेशन फिजिक्स में पूछा जाएगा आपसे, केमिस्ट्री में डेरिवेशन कोई काम नहीं है। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितना? 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। पर कंडीशन आपके पास एसटीपी और एसटीपी के अलावा कोई भी नहीं है, तो पहले मास कैलकुलेट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। अब मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स। यहां मैंने मोलिक्यूल्स क्यों लिखा? क्योंकि वाटर की बात की जा रही है और हमें पता है वाटर एक मोलिक्यूल। दिस इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास। अब हिंट हमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने की बजाय हमने मास कैलकुलेट करना है, और किस में करना है? 1 मोलिक्यूल में, ठीक है। मास चाहिए और मोलिक्यूल चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन में मोल की बात नहीं कर रहा, तो एक बार मोल को हम छोड़ देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें क्या कहती है? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट कंटेन्स हाउ मेनी मास? वाटर का मास कितना होगा? हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, तो मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक एटम है तो 16 टू 18 मास हो जाएगा वाटर का। इट मींस इट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? बट क्या हमें इतने मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है? नहीं, हमने कितने मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है? इन 1 मॉलिक्यूल। देयरफॉर 1 molecule of water, it contains how many gram? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। 18 into 1 by 6.022 into 10 raised to power 23। ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टर्म से हमेशा हमने डिवाइड करना है। इतना हमारे पास मास आ जाएगा। तो इसको सोल्व करता हूं मैं अप्रोक्सीमेशन में, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 into 10 raised to power -23 ग्राम। ये हमारे पास इसके अंदर मास आ गया। किसका मास आ गया? ये हमारे पास एक मोलिक्यूल का। 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन दिस मच ऑफ ग्राम। अब मास अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कैलकुलेट मास इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम बताया था। फिर हमने क्या करना है? मास को आपने उसके बाद कन्वर्ट करना है किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर। जब आप मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तब देखिए कैसे, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे।
फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में वाटर की बात की जा रही है ना, तो वाटर जो है हमारे पास, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 1 स्टैंडर्ड होती है। तो 1 होती है हमारे पास, तो यहां हम नेस्टिंग वैल्यू पुट कर देंगे। मास आप क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हो कितना? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23, उसको पुट कर दीजिए 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23, और वॉल्यूम आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो रीअरेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी आपका उतना ही आ जाएगा, यहाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इतना ही वॉल्यूम आ जाएगा कि एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम लेगा वो इतना वॉल्यूम लेगा हमारे पास। क्लियर हो गया? अब कई बार डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स को कि ये जो आपने डेंसिटी की वैल्यू लिखी, ये वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो फिर हम इसको कैसे, आपने 1 कैसे लिखा? स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, वाटर के लिए वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, आपने इस वैल्यू को याद भी रखना है। वाटर के लिए वैल्यू होती है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको वाटर की जगह क्वेश्चन में कोई और कंपाउंड दे देता है तो उसके लिए फिर डेंसिटी क्या हमने सभी के लिए डेंसिटी याद रखनी है? नहीं। अगर कोई और कोई यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाए या कोई और कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसके लिए डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है। वाटर की स्टैंडर्ड होती है, इसलिए इसमें क्वेश्चन में मैंने आपको दी नहीं थी, आपने ये वैल्यू आपने याद रखना। तो ये हमारे पास इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा। देखो मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, जब ऐसी कंडीशन हो हमारे पास क्वेश्चन में कि एसटीपी भी नहीं है और एसटीपी के अलावा दूसरी भी नहीं है, तो उसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करने की बजाय आप पहले मास कैलकुलेट करोगे, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। जब यहाँ पे आपके पास मास आ जाएगा, फिर आप मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में या गिवन होगी, या आपको स्टैंडर्ड अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो उसकी याद रखनी है। वॉल्यूम आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरीके से आपका वॉल्यूम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास 25 में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी एंड एसएटीपी। अब एसटीपी कंडीशंस के देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर एसटीपी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है। यस, टेम्परेचर हमारे पास होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू होती है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एसएटीपी। अब एसएटीपी से मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारे पास एम्बिएंट कंडीशंस पे अगर आपको कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर आ जाए, एसटीपी देने की बजाय अगर एसएटीपी लिख देता है तो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू हो जाती है 298 केल्विन। क्लियर? इसको हम रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से मतलब क्या है? देखिए जनरली हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले, अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दे तो वो केल्विन में कन्वर्ट होगा। ठीक है? और जो प्रेशर की वैल्यू है इट रिमेन्स सेम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है इसमें कि एसटीपी कंडीशन इज टेम्परेचर 273 एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, whereas SATP conditions temperature is 298 Kelvin, बस ये डिफरेंस है इसमें, एंड प्रेशर रिमेन सेम, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? आई होप ये दोनों कंडीशंस भी आपको क्लियर हो गई है। अब सुनो, आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं कि हमने आज क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक मास और मास नंबर, इन दोनों में डिफरेंस बताया। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर वैल्यू रहती है। देखो एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए, फिर आपको ट्राई कीजिए। मास नंबर हमारे पास एक होल नंबर वैल्यू रहती है, क्योंकि आप ये कैसे कैलकुलेट करते हो? बाय सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास जरूरी नहीं है कि होल नंबर वैल्यू हो, ये रिलेटिव मास होता है। किसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकालते हो, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्डाइज करके चलते हैं। अब कार्बन के कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना हैवी है या कितना लाइट है,
उसके कंपैरिजन में ही आप दूसरे एलिमेंट का इसमें मास डिसाइड करते हो, जिसको हम एटॉमिक मास बोल देते हैं। देन वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर। इसमें क्या डिफरेंट था कि कंडीशन एसटीपी की कंडीशन नहीं थी। जब एसटीपी की कंडीशन नहीं होती तब हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। क्लियर? अगर इसका आप डेरिवेशन चाहते हो, वैसे तो यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, स्टिल इफ यू वांट डेरिवेशन तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जब चैप्टर करेंगे तो वहां हमारे पास इसमें डेरिवेशन आ जाएगा। एटॉमिक मास इसके अंदर मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूं। एटॉमिक मास जो आप कह रहे हो ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट निकाला जाता है इसके कार्बन 12 के। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है जिसका मास सपोज आपने 100 मान लिया, ठीक है, मैं 12 लेके नहीं बता रहा इस बार, अब 100 लेके बता रहा हूं। और आपके पास कोई एक ऐसा और एलिमेंट है जिसका मास कार्बन के कंपैरिजन में हाफ है, तो आप उसको सीधा हाफ लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें कार्बन के कंपैरिजन में मास डबल है तो उसको आप सीधा डबल कर दीजिए। देखो जैसे एग्जांपल ली मैग्नीशियम की, अगर कार्बन का मास 12 स्टैंडर्ड माना कार्बन का और मैग्नीशियम कार्बन से डबल हैवी है तो आपने 12 का 24 लिख दिया उसको। अगर कोई एलिमेंट 3 टाइम्स है तो 12 का आपने 36 लिख दिया। ये आपने विद रिस्पेक्ट निकाला है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आप कंपैरिजन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास कि वो कितना हैवी है। ये एटॉमिक मास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये मैं बता रहा था आपको कि अगर कंडीशन एसटीपी के अलावा कोई और आ जाए तो इस इक्वेशन को आपने अप्लाई करना है, और ये कोई इक्वेशन जब आप अप्लाई करोगे तब गिवन कंडीशन और एसटीपी कंडीशन ये दो तरह की कंडीशन लेके चलनी है हमें। एसटीपी कंडीशन की वैल्यू भी आपको मालूम है, गिवन की वैल्यू आपको मालूम है, इन दोनों को पुट करके आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया एसटीपी, फिर आपने मोल कंसेप्ट यूज किया और मोल कंसेप्ट यूज करके 700 सेंटीमीटर क्यूब में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा अलग क्या था कि यहाँ पे आपको ना तो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है एसटीपी की, ना एसटीपी के अलावा कोई और वैल्यू गिवन है। जब ऐसा हो तो हमने पहले क्या कैलकुलेट करना है, मास। ये मैंने हिंट आपको पहले भी दिया। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट मास फर्स्ट इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। जब आप मास कैलकुलेट करोगे देन अप्लाई इक्वेशन रो इक्वल्स टू m by v, रो इज द डेंसिटी, m इज मास एंड v इज वॉल्यूम। जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाए। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं यहां पे इससे रिलेटेड। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए सपोज, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया इसमें आपने वॉल्यूम निकालना था 1 मॉलिक्यूल का, यू हैव टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर मैं यहां पे आपको 1 मॉलिक्यूल की बजाय 1 मॉलिक्यूल की बजाय यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water। ठीक है, ये दे दिया। बस मैंने क्या किया इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स चेंज कर दिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में पूछ रहा था, मैंने यहाँ पे आपको एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में पूछ ली। ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूं आपको, इसमें आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं यहीं पे क्वेश्चन अभी सोल्व भी करूंगा, फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो अपना आंसर। ये हिंट के लिए आपको मैंने ये एक स्क्रीन आपके पास शो कर दी। अगर आप देखना चाहते हो कि लास्ट क्वेश्चन हमने कैसे किया है, ये आप देख सकते हो कि हमने पहले इसमें मास कैलकुलेट किया, देन वी हैव अप्लाइड रो इक्वल्स टू m by v।
ओके ठीक है, मैं सोल्व करता हूं। आई थिंक आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अब मैं सोल्व कर रहा हूं तो आप यहां पे कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मास इन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोल कंसेप्ट अगर अप्लाई करता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसमें हमारे पास मास होता है ग्राम मोलिकुलर मास। वाटर की बात कर रहे हैं तो ये मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास 18 ग्राम मास आ गया। तो इसमें डायरेक्ट ही आ गया, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मास आपका पहली इक्वेशन से ही आ रहा है। अब अप्लाई कर दीजिए रो इक्वल्स टू m/v। वाटर है तो हमें पता है रो की वैल्यू 1 है, मास आप कैलकुलेट कर चुके हो और वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, मैंने यूनिट्स क्यों लिखे क्योंकि जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, तो डेंसिटी की जो यूनिट्स होंगे वॉल्यूम के वही हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स बन गए। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने सॉल्व कर लिया हो। इसके बाद मैंने आपको ये एसटीपी और एसएटीपी का दोनों का डिफरेंस बताया क्या रहता है। एसटीपी 273 एंड 1 एटमॉस्फेयर और एसएटीपी इज 298 एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसको आप ध्यान में रखें। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। मैं भी आपको